चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में अपनी ये बात हो गई थी कि जो प्रोसेस होंगे, पहले बता प्रोसेस का क्या मतलब होता है बेटा। व्हाट इज प्रोसेस? व्हाट इज प्रोसेस? कोई भी काम होना, कुछ भी करना इज कॉल्ड प्रोसेस। फिर अपनी ये भी बात हुई थी कि प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं बेटा। प्रोसेस दो टाइप के होंगे, कौन कौन से? फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। क्या प्रोसेस को अपन लोग चेंज भी बोलते हैं क्या? यस सर, प्रोसेस को आप चाहो तो चेंज भी बोल सकते हो। तो अपन बोल सकते हैं कि दो टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जैसे स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो केमिकल चेंज होगा ना भाई, इस केमिकल चेंज को ही अपन लोगों को चैप्टर 1 2 3 4 में पढ़ना है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में जो बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे अपन लोग? केमिकल चेंज की बात करेंगे। फिजिकल चेंज की बात अपन आगे बहुत कम करेंगे। गेटिंग? अब मुझे एक बात तो ये बता दो बेटा कि जो केमिकल चेंज होगा ना भाई, क्या किसी भी केमिकल चेंज को मैं देखकर बता सकता हूं क्या? मान लो मैंने कोई प्रोसेस किया, और प्रोसेस को देखा मैंने, ऑब्जर्व किया, और मैं ये बता सकता हूं कि सर मैंने जो प्रोसेस किया वो केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि हमें ये पता है कि भैया कोई प्रोसेस किया तो कभी कभी हो सकता है हमें पता चल जाए, कभी कभी मुझे दिख जाए हाँ सर ये नई चीज बनी है तो मतलब ये केमिकल प्रोसेस होगा। लेकिन ज्यादातर केस में ना बेटा ये आइडेंटिफाई करना कि आपने जो प्रोसेस किया है वो केमिकल प्रोसेस है या फिर फिजिकल प्रोसेस है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो केमिकल प्रोसेस को अपन देख कर आइडेंटिफाई कर थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ केसेस में कर पाएंगे, कुछ केसेस में अपन लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई भी केमिकल प्रोसेस अगर हो रहा है तो हर केमिकल प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो उन प्रॉपर्टीज को देखकर अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि सर अगर ऐसा हुआ इसका मतलब यहां पर केमिकल प्रोसेस हुआ होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी डिजीज होगा, डिजीज के क्या होते हैं बेटा? सिम्टम्स होते हैं। और उन सिम्टम्स को देखकर अपन ये आइडिया लगा लेते हैं हाँ भाई इस बंदे को ये वाला डिजीज हुआ है। एक्चुअल तो कब पता चलेगा? जब आप उसको चेक कर उसका टेस्ट करवाओगे तब एक्चुअल पता चलेगा डिजीज कौन सा है। लेकिन फिर भी सिम्टम्स की हेल्प से अपन लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि सर बंदे को अगर ये वाला सिम्टम्स, इसका मतलब इसको ये वाला डिजीज है। जैसे कोरोना के टाइम क्या हुआ था कि भाई अपन देखते थे भाई कोरोना में अगर किसी बंदे को ये सिम्टम्स किसी के दिख जाए इसका मतलब पक्की बात हो सकता है इस बंदे को क्या हो, कोरोना हो। तो उसी तरीके से अपन लोग क्या करेंगे बेटा, जो केमिकल चेंज होता है केमिकल चेंज को देखकर बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अपन क्या करने वाले, उस केमिकल चेंज के क्या करने वाले, सिम्टम्स देखेंगे। और सिम्टम्स देखकर फिर अपन बताएंगे हाँ भाई अगर ऐसा होगा मतलब केमिकल चेंज हो सकता है। गेटिंग? चलिए हेडिंग लगाओ नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। जरूरत नहीं है, वो अपन कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस एक ही बात है। वहीं से स्टार्ट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज कि केमिकल चेंज को अपन कैसे पता लगाएंगे, या कहीं पर भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका आइडिया अपन कैसे लगा सकते हैं बेटा, उसकी यहां पर अपन लोग डिटेल से बात करेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को समझने से पहले ना भाई अपन बहुत सारी क्या करने वाले हैं, यहां पर एक्टिविटीज करेंगे। और उन एक्टिविटीज से अपन ये सब चीज आइडेंटिफाई करेंगे। आए समझ में? अपन अपनी जो कहानी होगी बेटा स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.1 से। एक्टिविटी 1.1 क्या सब लोग बुक लेके आए हैं क्या? नो सर, नहीं सर। जो बुक लेके आए वो एक्टिविटी 1.1 खोलिए और एक्टिविटी 1.1 को रीड कीजिए एक बार जल्दी से, फास्ट। बुक लाए तो बुक से कर लीजिए। चलिए आइए अब एक्टिविटी 1.1। अब ध्यान से समझना कि एक्टिविटी 1.1 में क्या गिवन है सर और क्या नहीं गिवन है सर, उसकी पूरी डिटेल में अपने यहां पर बात करने वाले हैं। एक्टिविटी 1 में ये बोला गया कि बेटा आपको एक क्या लेना है, यहां पर मैग्नीशियम रिबन लेना है। मान लो ये अपना कोई मैग्नीशियम रिबन है, ध्यान से देखना, इट इज अ मैग्नीशियम रिबन। तो आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है सर, ये हो गया अपना मैग्नीशियम रिबन। क्या मुझे आप इस मैग्नीशियम रिबन का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? Mg, ऑब्वियस ही बात है, मैग्नीशियम रिबन किससे बना होगा बेटा? मैग्नीशियम के एटम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Mg। क्या होने वाला इसका फॉर्मूला? Mg। कितने Mg होंगे बेटा इसके अंदर? बहुत सारे Mg होंगे सर, तो इसका फॉर्मूला होगा Mg, और बहुत सारे Mg से ये मैग्नीशियम रिबन बना हुआ होगा।
इस तरह अपन कुछ यहां पर मैग्नीशियम के एटम्स शो कर सकते हैं। फिर आपसे बोला गया कि इस मैग्नीशियम रिबन को मुझे क्या करना है, क्या करना है, बर्न करवाना है। और बर्न करवाने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं बेटा, यहां पर एक कैंडल का यूज कर रहे हैं। ये बर्नर आप ले सकते हो, कैंडल कुछ भी आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो मान लो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं बेटा, एक कैंडल में ले रहा हूं। ये आपकी कैंडल है, गेटिंग। तो यहां पर कैंडल ली गई है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिला मुझे, तो उसमें ये बोला गया कि जैसे आप इसको बर्न करोगे, बर्न करने के बाद में मैग्नीशियम रिबन की आपको क्या मिलेगी, यहां पर बहुत सारी फ्लेम्स मिलेंगी। और फ्लेम्स कौन से कलर की होगी है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम्स। फ्लेम्स का कलर याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो कौन से कलर की फ्लेम मिलती है। क्या कोई भी चीज को बर्न करने से व्हाइट कलर की फ्लेम ही मिलती है क्या, नो सर। किसी चीज को बर्न करने से येलो कलर की फ्लेम भी मिलती है, किसी चीज को बर्न करने से ब्लू कलर की फ्लेम भी मिलती है। एलपीजी में आपने देखा होगा कौन से कलर की मिलती है, ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। तो अलग अलग सब्सटेंस को बर्न करने से अलग अलग कलर की फ्लेम्स मिलेगी। तो ये तो ध्यान रखना अभी तो कि ये जो मैग्नीशियम रिबन होगा इसको जब बर्न आप करोगे ना बेटा, तो यहां पर व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आपको मिलने वाली है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। फिर बोला गया कि अगर मान लो यहां पर नीचे ना बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चाइना डिश रखता हूं। कौन सा डिश, आप चाहो तो इंडियन डिश भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। मैं चाइना डिश यहां पर रख रहा हूं। कोई कंटेनर या कोई बाउल आपको यहां पर रखना है, कोई वॉच ग्लास भी आप ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे आप इसको बर्न करना स्टार्ट करोगे, जो पार्ट बर्न होता जाएगा ना बेटा, एक तो यहाँ फ्लेम्स आपको मिलेगी, साथ ही साथ में आपको यहां पर आपको क्या होने वाला है भाई, साथ ही साथ में आपको यहां पर इसके अंदर ऐश मिलेगी। और जो ऐश मिलेगी वो कौन से कलर की मिलेगी, वाइट कलर की। यहां पर इस कंटेनर में या बाउल में आपको क्या मिलने वाली है, इसको बर्न करने के बाद में यहां पर आपको एक ऐश मिलती है, वो भी व्हाइट कलर की। अभी किसकी है वो मुझे अभी तो नहीं पता, वो अभी बात करेंगे अपन लोग। आपको यहां पर एक व्हाइट कलर की ऐश या व्हाइट कलर पाउडर भी आप बोल सकते हो, व्हाइट कलर ऐश या फिर पाउडर आपको यहां पर ऑब्जर्व होता है या मिलता है। एक्टिविटी समझ में आई, ऑब्जर्वेशन समझ में आए, यस सर। अब मुझे बताओ क्या मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना भी एक प्रोसेस है क्या, यस सर। जब कुछ भी करना प्रोसेस, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना भी एक प्रोसेस ही हुआ, गेटिंग। अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना प्रोसेस है तो हमें बताया कि प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के हैं। या तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा, या फिर ये कौन सा प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि बेटा ये कौन सा प्रोसेस है। आपको क्या लगता है, क्या ये फिजिकल प्रोसेस होना चाहिए कि केमिकल प्रोसेस होना चाहिए, केमिकल क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को। क्योंकि एक बात तो ये समझ में आती है बेटा कि यहाँ एश बन रही वो भी व्हाइट कलर की, ये एश पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, इसका मतलब यहाँ कोई नई चीज फॉर्म हुई है। और हमें पता है कि अगर किसी भी प्रोसेस में नई चीज फॉर्म हो, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, केमिकल। तो देखने में लगता है कि सर ये जो प्रोसेस है ना सर, इट शुड बी अ केमिकल प्रोसेस, इट शुड बी अ केमिकल प्रोसेस। अब एक बात ध्यान रखना, अगर ये केमिकल प्रोसेस है, अगर मैं इसको केमिकल प्रोसेस मान रहा हूं, अगर ये केमिकल प्रोसेस है, तो ध्यान रखना बेटा हर केमिकल प्रोसेस को अपन लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ केमिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल प्रोसेस होगा उस केमिकल प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केमिकल प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। आई समझ में, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ, अब इस केमिकल प्रोसेस को मुझे एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, तो आप इसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करोगे सर, कैसे बताओगे सर। मैग्नीशियम रिबन लिया हम लोगों ने, और मैग्नीशियम रिबन को फिर अपन लोगों ने क्या किया, बर्न किया। और बर्न किया तो मुझे यहाँ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम्स मिली, और साथ ही साथ में मेरे को क्या मिला, यहाँ पर व्हाइट कलर का पाउडर मिला। लेकिन क्या इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने का कोई सेंस बनता है क्या बेटा। अपन चाहते हैं कि इस केमिकल प्रोसेस को मैं प्रिसाइज लिखूं, छोटा लिखूं और एकदम क्लियर लिखूं।
यस और नो? तो एक तो इसका डिस्क्रिप्शन ये हो सकता है कि पूरा डिटेल से इसको आप एक्सप्लेन कर दो कि आप में यहाँ क्या क्या हुआ, सब चीजें बता दो। लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन होगा वो काफी लेंदी होगा, काफी लॉन्ग होगा, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी केमिकल प्रोसेस होगा उस केमिकल प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्रिसाइज फॉर्म में लिखते हैं। और जो किसी भी केमिकल प्रोसेस को या केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है ना बेटा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल process or chemical reaction in a very precise or clear way, short way. Getting? तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा कि हर केमिकल प्रोसेस को अपन किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में? तो एक तरीका अपन लोगों ने बना रखा कि कभी भी अगर केमिकल प्रोसेस होगा तो उस केमिकल प्रोसेस को मैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा। अब अगला मुद्दा आएगा, सर फिर ये केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं? तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को शायद होगा। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? अपन लोग किस किस में बात करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बात करते हैं। क्या आपको ये पता है कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? तो थोड़ी सी अपन ना उनकी पहले बात कर लेते हैं, वापस में इस एक्टिविटी पे वापस आऊंगा। तो पहले अपन बात करेंगे यहां पर क्या, केमिकल इक्वेशन की। हेडिंग लगा बेटा जल्दी से, केमिकल इक्वेशन। उसको बाद में उतारेंगे, वापस आऊंगा वहां पे, मैं वापस आऊंगा। थोड़ी सी जगह छोड़ देना वहां पर, एक इक्वेशन मुझे लिखनी है। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा। लिखिएगा इसमें, अ केमिकल प्रोसेस, a chemical process can be described, a chemical process can be described in a long manner, a chemical process can be described in a long manner, can be described in a long manner, but we want to we want to we want to describe we want to describe a chemical process, we want to describe a chemical process in a very precise, in a very precise, in a very precise way. And this way of representing, and this way of representing a chemical process, and this way of representing a chemical process is called, a chemical process is called chemical equation, is called chemical equation. अब केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होंगी बेटा? तो केमिकल इक्वेशन में से दो चीजें होती है, क्या क्या, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि रिएक्टेंट किसको बोलेंगे अपन लोग? हमें ये बताया कि हर केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस पहले होते हैं प्रोसेस करवाने से पहले, फिर वही सब्सटेंस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नई चीज बनाते हैं। तो जो सब्सटेंस उस केमिकल प्रोसेस में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ chemical process to form new substance are called reactants. Getting? लिखिएगा, reactant are the reactants are the reactants are the substances, reactants are the substances, reactants are the substances which participate in a chemical process, which participate in a chemical process, chemical process to form
to form new substances, to form process to form new substances are called reactants, are called reactants. किसी भी केमिकल प्रोसेस में या किसी भी केमिकल इक्वेशन में मिनिमम कितने रिएक्टेंट्स होंगे? 2। क्या एक रिएक्टेंट भी हो सकता है क्या बेटा? मिनिमम हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अभी बता दूं, बाद में और भी बात करेंगे। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं किस किस में ब्रेक होता है बेटा? ये CaO प्लस CO2 में। तो यहाँ कितने रिएक्टेंट है? ओनली 1 रिएक्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल जो रिएक्टेंट के नंबर हो वो एक से ज्यादा हो सकता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्टेंट हो, पॉसिबिलिटी है। तो कम से कम कितने रिएक्टेंट हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन में? एक। और मैक्सिमम कितने भी पॉसिबल है, इस बात को लिखो। इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction there could be one or more reactant. In a chemical reaction there could be one or more reactant, one or more reactant। और इन एग्जांपल्स की और भी आगे अपन बात करने वाले हैं। मोर रिएक्टेंट, हेडिंग लगा बेटा नेक्स्ट। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे प्रोडक्ट? व्हाट इज प्रोडक्ट? जो नई चीज किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनेगी, जो किसी भी प्रोसेस में जो नया सब्सटेंस बनता है ना बेटा, उस नए सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलेंगे। लिखिएगा, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, a new substance formed in a chemical reaction, substance formed in a chemical reaction is called, in a chemical reaction is called in a chemical reaction is called product। किसी भी रिएक्शन में मिनिमम कितने प्रोडक्ट होंगे? एक भी हो सकता है क्या? मिनिमम एक तो होगा है सर, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो मिनिमम एक प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। लिखिएगा, इन अ केमिकल रिएक्शन कितने भी हो सकते हैं? इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे, बहुत सारे तक हो सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन देयर कुड बी वन और मोर प्रोडक्ट, देयर कुड बी वन और मोर प्रोडक्ट। इन अ केमिकल रिएक्शन देयर कुड बी वन और मोर प्रोडक्ट, वन और मोर प्रोडक्ट। हो गया। अब वापिस आते हैं अपन उस डायग्राम पर, एक्टिविटी 1.1 पर। आ जाओ भाई। अब मुझे ये बताओ, क्या यहां पर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है क्या? यस सर। क्या हर केमिकल प्रोसेस की अपन लोग एक केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल बनाएंगे। अब अपना टारगेट ये रहेगा कि यहां जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है उस केमिकल प्रोसेस की मुझे क्या बनानी बेटा? केमिकल इक्वेशन बनाने। तो मेरा टारगेट रहेगा यहां मुझे केमिकल इक्वेशन बनानी है। अब इस केमिकल इक्वेशन बनाने में आप लोग भी मेरी क्या करोगे भाई? हेल्प करोगे। थोड़ा छोटा कर देता हूं। वापिस आइए। अब मुझे ये ढूंढ के बताओ बेटा कि इस केमिकल प्रोसेस में रिएक्टेंट कौन कौन है? हाँ जी बताएं, रिएक्टेंट कौन कौन लग रहे हैं बेटा आप लोगों को? तो एक बात तो समझ में आ रही है ना बेटा कि सर मैग्नीशियम तो रिएक्टेंट होगा ही होगा। मैग्नीशियम रिएक्टेंट होगा ही होगा। क्या मैग्नीशियम के अलावा भी कोई रिएक्टेंट है क्या यहाँ पर? बिल्कुल होगा सर। कि हमें बता कि किसी भी चीज को अगर आपको बर्न करना है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की। बिल्कुल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर यहाँ ऑक्सीजन का भी रोल है। ऑक्सीजन दिख नहीं रहा हमें, नो डाउट, सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन होगा उसका यहाँ पर यूज हुआ होगा इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए। तो इस प्रोसेस में, इस केमिकल प्रोसेस में कितने रिएक्टेंट अपने पास? दो। कौन कौन से? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब मुझे क्या लिखने बेटा इसकी केमिकल इक्वेशन? मुझे क्या लिखनी है इसकी केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को भी ना बेटा मैं दो तरीके से लिख सकता हूं।
केमिकल इक्वेशन को मैं चाहूं तो वर्ड्स में भी लिख सकता हूं और मैं चाहूं तो केमिकल इक्वेशन को सिंबल्स में भी लिख सकता हूं। हाय समझ में? ठीक है। फिर हमें यह भी बताया कि भाई जब केमिकल इक्वेशन अपन लोग लिखेंगे तो रिएक्टेंट को कहां लिखा जाता है? रिएक्टेंट को कहां लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट को कहां लिखा जाता है? राइट हैंड साइड में। बीच में क्या लगा जाता है? एरो। आई समझ में? तो कौन कौन रिएक्टेंट है बेटा यहां पर? तो यहां लिखूंगा सर मैं, पहला रिएक्टेंट होगा सर यहां पर मैग्नीशियम। कौन होगा सर यहां पर? मैग्नीशियम। तो पहला रिएक्टेंट लिखूंगा सर यहां पर मैं मैग्नीशियम। अगर आपकी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों रिएक्टेंट को अपन किससे सेपरेट करते हैं? प्लस साइन लगाकर। तो यहां लिखूंगा मैं मैग्नीशियम, बीच में क्या लगाऊंगा बेटा? प्लस। और दूसरा कौन होगा यहां पर रिएक्टेंट? ऑक्सीजन। तो यहां लिखेंगे अपन लोग ऑक्सीजन। और इस केमिकल इक्वेशन को मैं कौन सी फॉर्मेट में लिख रहा हूं बेटा? इन वर्ड्स। वर्ड्स के फॉर्मेट में लिख रहे हैं जी सर अपन लोग, इन वर्ड्स। इन वर्ड्स। इसी केमिकल इक्वेशन को मैं चाह रहा हूं कि सर इसको मैं ना वर्ड्स की फॉर्म में ना लिख के किसकी फॉर्म में लिखूं? सिंबल्स की फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं सर, सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ज्यादा इजी कौन सा तरीका बेटा, वर्ड्स की फॉर्म में लिखना कि सिंबल्स की फॉर्म में लिखना? सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। वर्ड्स की फॉर्म में आपको बार बार नाम लिखना पड़ेगा, सिंबल्स की फॉर्म में जो केवल सिंबल लिखना है। आ जाओ, मैग्नीशियम का सिंबल Mg लिखेंगे सर यहां पर Mg। ऑक्सीजन का सिंबल, क्या ऑक्सीजन में मैं O लिखूंगा कि O2 लिखूंगा? O क्यों नहीं लिखते सर? ऑक्सीजन में अपन O2 क्यों लिखते हैं सर? मैग्नीशियम में मैंने Mg2 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई जिस तरह O2 लिखा तो मुझे Mg2 भी लिखना चाहिए था। तो उससे क्या याद करो, अपन पढ़ चुके हैं। क्या अकेला अगर ऑक्सीजन होता तो स्टेबल होता कि अनस्टेबल होता? अनस्टेबल। क्यों? इसका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो दिस सिंगल एटम इज अनस्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। होने कितने चाहिए थे? 8। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। और ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट होगा तो इट इज अनस्टेबल एटम। और ये ओ अपने आप को क्या करना चाहेगा बेटा? स्टेबल बनाना चाहेगा। और स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? एक दूसरे ओ के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। और जब बॉन्ड बनेगा तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? O2। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अपन चैप्टर 4 में बात करेंगे। तभी तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी ऑक्सीजन आपको लिखना हो ना बेटा, हमेशा ऑक्सीजन को अपन डाई एटॉमिक फॉर्म में ही लिखेंगे। कभी भी ओ की फॉर्म में मैं नहीं लिखूंगा, बिकॉज ओ इज अनस्टेबल ड्यू टू इट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मेटल्स को अपन हमेशा किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे बेटा? एटॉमिक फॉर्म में। मेटल्स हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन जो नॉन मेटल्स होंगे वो हमेशा नॉर्मली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? डायटोमिक फॉर्म में। गेटिंग? आ जाओ सर आगे। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। एक और बात समझना बेटा, जब भी केमिकल इक्वेशन अपन लोग लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए उसके बाद में मेरे को यहां पर कुछ और भी चीजें लिखनी पड़ेगी। पहला, ये जो मैग्नीशियम होगा, इस मैग्नीशियम की मुझे फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? फिजिकल स्टेट। ये मैग्नीशियम कौन सी फिजिकल स्टेट में है? सॉलिड में। तो नीचे कैसे लिखूंगा बेटा उसको? मैं यहाँ लिखूंगा। और यहाँ लिखूंगा सॉलिड के लिए क्या यूज करना चाहेंगे अपन लोग? एस। तो यहाँ लिखूंगा मैं सर क्या? एस। O2 कौन से स्टेट में है? गैस। तो यहाँ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में अपन लोग? जी। गेटिंग? कोई दिक्कत? अब मुझे इन दोनों को मिलाकर ये बताना कि बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब प्रोडक्ट मुझे रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझना। कैसे समझना है वो देखो, देखना ध्यान से। जब भी आपको किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखना हो, सबसे पहले ऐसा एक काम करो, हर एटम की क्या लिख लो बेटा? वैलेंसी लिख लो। क्या लिख लो? वैलेंसी। क्या हर एटम की मुझे वैलेंसी पता है क्या? यस सर। Mg की वैलेंसी कितनी होती है सर? +2। इसको ऊपर लिखूंगा सर मैं +2। O की वैलेंसी कितनी होती है? -2। लिखो सर -2।
और मुझे ये पता कि प्लस वाला किसके साथ बॉन्ड बनाता है, माइनस के साथ। कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है सर। तो मुझे ये Mg+2 जो यहां पर होगा, इसकी बैलेंस बॉन्ड किसके साथ बनाना है, O के साथ बॉन्ड बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड बनाओगे नीचे वाले नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है सर, नीचे वाले नंबर को छुपा लो। किस किस के बीच में बॉन्ड बनाना है, Mg और O के बीच में। अब बॉन्ड बनाने के लिए सिंपली करना क्या है, इन दोनों वैलेंसीज को क्या करना है, क्रिस क्रॉस। क्या सीधा ही क्रिस क्रॉस कर देंगे क्या, या पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, यहां भी 1 और यहां पर भी 1, फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO। कौन सा O, MgO। तो यहां प्रोडक्ट बनाएंगे अपन लोग क्या, MgO। 2 अभी काम नहीं आएगा, 2 का यूज करेंगे अपन रिएक्शन को बैलेंस करने में। जब भी आपको फॉर्मूला बनाना हो, नीचे नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल सिंपली क्या देखना है, वैलेंसी, और वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करना, नीचे वाले नंबर को भूल जाओ। अभी मानो कि नीचे कोई नंबर नहीं है, तो वहां 3 होता, 3 को इधर भेजते, 2 को वहां भेजते, L2O3 बनता। L2O3 जैसा एटम होगा उस हिसाब से बनाएंगे। लेकिन एक चीज अभी से दिमाग में रख लो, नीचे वाले नंबर को आपको कंसिडर नहीं करना। ऐसा मानो कि नीचे नंबर ही नहीं है सर, वैलेंसी लिखो, क्रिस क्रॉस करो और बाकी फॉर्मूला बनाओ। क्या बोलते हो सर, इस MgO का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम होगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ बेटा मैं, यस सर, इट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस और नो, यस सर। और यहां पर इसका नाम भी एक ही बात है सर, अगर आप वर्ड्स में इसको लिखोगे तो ये बनेगी इक्वेशन, अगर आप सिंबल्स में लिखोगे तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी, इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या बेटा कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या होगी। क्या, वापस आओ भाई, वापस एक्टिविटी पे आओ सर। ये जो पाउडर मुझे मिल रहा था, ये पाउडर का है, ये MgO ही तो है। और MgO कौन से स्टेट में है, अरे पाउडर का होता है बाबू, सॉलिड होता है कि लिक्विड। अबे पाउडर कब से गैस होने लग गया, वो तो अलग है ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना भाई, समझ गए। तो ये व्हाइट कलर का जो पाउडर मिल रहा था, एक्चुअल में यही क्या था, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो एग्जाम में पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का जो पाउडर मिलता है उसका फॉर्मूला बताओ, क्या है उसका फॉर्मूला, MgO। उसका नाम बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इस प्रोसेस में, इस केमिकल रिएक्शन में कुछ हीट भी निकली है क्या बेटा, फ्लेम्स को अपन हीट बोल सकते हैं। और जब भी किसी भी रिएक्शन में हीट अगर लिबरेट होगी ना बेटा, उस हीट को मैं कहां दिखाता हूं, राइट हैंड साइड पे शो करते हैं। तो यहां लिखूंगा प्लस हीट। क्या बोलते हो, तो क्या ये जो अपन लोगों ने लिखी है, क्या यही वो है क्या जो अपन लिखना चाह रहे थे, क्या लिखना चाह रहे थे अपन लोग, केमिकल इक्वेशन किसकी, इस केमिकल प्रोसेस की। तो ये रहा केमिकल प्रोसेस, उसकी रही है सर ये केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन यहाँ रस के हिसाब से बात नहीं करेंगे, यहाँ तो अपन नया प्रोडक्ट बना तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम रिबन पे MgO बनता है, उसको चैप्टर 3 में अपन बात करेंगे। और आपने लिखा भी होगा यहाँ पर, इसको पहले क्या किया जाता है बेटा, रब किया जाता है, उसके बाद बर्न करते हैं। अब रब क्यों करते हैं सर, अभी बताऊंगा, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो अपन चैप्टर 3 में बात करेंगे कि भाई मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको रब क्यों किया जाता है। गेटिंग, चलिए उतारो जल्दी। मैग्नीशियम रेमन को बर्न करने से पहले उसको रब किया जाता है। क्यों रब किया जाता है, हाँ ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए यूज करते हैं। अब वो कहां से आई, कैसे बनी, उसकी चैप्टर 3 में डिस्कशन होगा डिटेल से बेटा, तो वहीं बात करेंगे। अब एक लाइन में ध्यान रखना कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, तभी जाके मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा। गेटिंग, हो गया। अब एक बात बताओ, इस केमिकल, इस प्रोसेस से मुझे क्या पता चला,
क्या मुझे ये पता चला क्या बेटा कि अगर किसी भी प्रोसेस में कुछ एक पर्टिकुलर कलर की फ्लेम से निकल रही हो, और फ्लेम्स निकलना क्या इंडिकेट करेगा कि वो प्रोसेस कौन सा है, केमिकल प्रोसेस है। अगर कोई भी चीज हुई इसमें फ्लेम्स निकलना स्टार्ट हो गई सर, किसी में ब्लू कलर की निकल रही है, किसी में व्हाइट की निकल रही है, फ्लेम्स निकलना ये इंडिकेट करता है कि इट इज अ केमिकल प्रोसेस। एक और बात, क्या इस पूरे प्रोसेस में फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ रहा है क्या? हाँ सर, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम सॉलिड था लेकिन O2 क्या थी, गैस। प्रोडक्ट कौन से बना है सर, Mg कौन से स्टेट में, सॉलिड। तो एक और बात मुझे ये भी पता चल रही है कि सर इस प्रोसेस में दो चीजें में हो रहा है, एक तो फ्लेम्स निकल रही व्हाइट कलर की, साथ ही साथ में यहाँ पर फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ रहा है। और इस बात को अपन इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि अगर किसी भी प्रोसेस में फिजिकल स्टेट में चेंज हो और साथ ही साथ में फ्लेम्स निकले किसी पर्टिकुलर कलर की, तो फ्लेम्स का निकलना और स्टेट चेंज होना क्या इंडिकेट करेगा कि कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। नीचे नोट लगाकर लिखेंगे सर, इतना लिखने के बाद में नीचे नोट लगाओ। हाँ, इसके जस्ट नीचे अगले पेज में लाओ, लिखो इफ देर इज देर इज if there is release of there is release of release of flame of a particular color, flame of a particular color, release of flame of a particular color, flame of a particular color, and also change in the physical state, change in the physical state, then it indicates a chemical change, then it indicates chemical change, it indicates chemical change। इस सब सिम्टम्स को एक एक करके लिखेंगे कि केमिकल चेंज होगा तो किन किन चीजों में चेंज आएगा, या इन इन चीजों में अगर चेंज आ रहा है इसका मतलब केमिकल चेंज होगा। गेटिंग? एक्टिविटी 1.1 को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? उसकी इक्वेशन बना दोगे, क्या बना, प्रोडक्ट क्या था, रिएक्टेंट क्या था, कलर का फ्लेम ध्यान रखना, और आपका जो ये बना होगा इसका कलर ध्यान रखना। कौन सी कलर की फ्लेम्स निकलती है यहाँ पर, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, और जो ऐश बनती है वो भी कौन से कलर की बनती है, व्हाइट कलर की। किसकी ऐश बनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सब ध्यान रखना, उसकी केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। गेटिंग? कौन सी का बेटा, ये तो फ्लेम से, इट्स नॉट अ गैस। फ्लेम मतलब एनर्जी, और एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मैटर का फॉर्मूला होगा बेटा। ये तो एनर्जी, एनर्जी इज नॉट अ मैटर, इट्स नॉन मैटर, और नॉन मैटर का फॉर्मूला नहीं होता, उसको सिंपली एनर्जी बोलेंगे। गेटिंग? चलिए अब आओ एक्टिविटी 1.2 पर, स्टार्ट करो जल्दी से। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 जल्दी से हम भी पढ़ लेते हैं सर एक बार। आ जाओ सर, क्या गिवन है बेटा, टेक lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this, and what do you observe? सिंपल सा दे रखा है कि भाई आपको लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है, उसको किसमें ऐड करना है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में ऐड करना, और फिर आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे वो सब आपको बताना है। ठीक है, चलिए आते हैं मुद्दे पर, इसको हटाते हैं सर अब। अरे जी, ओके, आ जाइए एक्टिविटी 1.2। अब ध्यान से समझना भाई, ऐसे समझेंगे या दो टाइप के मुझे सोल्यूशन बनाने, उसके लिए मैं दो टेस्ट ट्यूब लूंगा, एक टेस्ट ट्यूब ये वाली, एक टेस्ट ट्यूब अपनी ये वाली। ध्यान समझना, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी 1.2, पहली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, पहले पानी लिया। क्या लिया, पानी। उस पानी में मैं क्या मिक्स करने वाला बेटा, अरे पानी में क्या मिक्स करेंगे, लेड नाइट्रेट। क्या लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? यस सर, योगेश, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला तो लेड होता है पीबी, पीबी की वैलेंसी +2, नाइट्रेट क्या होता है NO3, वैलेंसी -1, 1 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। फॉर्मूला आना कंपलसरी है सर, बिना फॉर्मूले की बात ही नहीं होगी।
अब एक बात मुझे बताओ, ये जो लेड नाइट्रेट होगा, ये जो लेड नाइट्रेट होगा, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा? क्यों? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत सारे शॉर्टकट में यहां पे लिखवाऊंगा, सबको आपको याद रखते चलना है। पहला शॉर्टकट, क्या लेड नाइट्रेट एक आयोनिक कंपाउंड है क्या? आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या ये आयन से बना है क्या? यस सर। यहाँ पीबी पे कितना चार्ज होगा? +2, NO3 पर -1। तो अगर आयन से कोई चीज बनी है मतलब आयनिक बॉन्ड होगा। अगर जहां आयनिक बॉन्ड होगा उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं अपन लोग? आयोनिक कंपाउंड। तो क्या लेड नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड है क्या? यस सर। या ऐसे ध्यान रख लो, जो क्रिस क्रॉस करके अपन बनाते हैं वो कौन सा कंपाउंड होता है? आयोनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड है। कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, हर आयनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड्स में। सॉलिड्स में, सॉलिड्स में। वो कंपाउंड थोड़ी ना बेटा, वो तो मेटल है। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड, सब चीज को अच्छे से लिखते रहना। आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब, रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी ब्रैकेट में लिख लेना भाई, 25 डिग्री को साइंटिफिक टर्म्स में अपन लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड हो रूम टेम्परेचर पर कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। तो लेड नाइट्रेट की स्टेट क्या होगी यहाँ पर? सॉलिड। यहां लिख रहा हूं सर मैं, ध्यान समझना, एच फॉर सॉलिड। गेटिंग? अब मुझे ये बताओ, देखो ध्यान से, इस आयोनिक कंपाउंड जो कि लेड नाइट्रेट होगा, इस आयोनिक कंपाउंड लेड नाइट्रेट को मैं पानी में घोलना चाह रहा हूं, और घोलकर अपन क्या बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर? एक सॉल्यूशन। पहले ये बताओ, क्या हर चीज पानी में घुलती है क्या? नो सर, हर चीज पानी में नहीं घुलती है। तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लेड नाइट्रेट की आप बात करना चाह रहे हो ये पानी में सोल्यूबल होगा या फिर नहीं होगा? एक और शॉर्टकट, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, आयोनिक कंपाउंड पानी में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या हर आयनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल होगा क्या? नो सर, कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना, 99% आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं जनरली। ठीक है, तो अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर कि जनरली, जनरली। आप जनरली क्यों लगा रहे हैं बेटा यहाँ पर? क्योंकि कुछ ऐसे भी आयनिक कंपाउंड है जो पानी में नहीं घुलते, इसलिए मैंने जनरली वर्ड का यूज किया। जनरली आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in वाटर। तो क्या लेड नाइट्रेट को जब पानी में घोलूंगा तो ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? अरे लेड नाइट्रेट पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? मैं बताऊंगा। अपने सिलेबस में 4-5 ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलेंगे। जैसे जैसे उनका नंबर आएगा मैं बताते चलूंगा। एक का नंबर तो अभी आने वाला है इसी एक्टिविटी में, एक का नंबर अभी आने वाला इसी एक्टिविटी में, उसकी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हो गया। अब इसको मैंने पानी में घोला तो पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुल जाएगा। और पानी में घुलने के बाद में यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? एक सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सोल्यूशन। किस किस का सोल्यूशन बनेगा ये? इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड लेड नाइट्रेट। ऐसे हाँ, या तो फॉर्मूला लिख दो या नाम लिख दो, आपकी इच्छा। अगर आपको फॉर्मूला अच्छा लगता है तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला ही लिखना चाहिए वैसे केमिस्ट्री में तो भाई। और ध्यान रखना, अगर आपके सोल्यूशन में पानी प्रेजेंट होता है ना भाई, तो उस सोल्यूशन को अपन ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो सोल्यूशन होगा ये एक्वस सोल्यूशन होगा। इट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का ये एक्वस सोल्यूशन है। क्या जो सोल्यूशंस होते हैं उनका कलर भी होता है क्या? क्या सोल्यूशन का कलर भी होता है क्या? यस सर, कलर भी होता है। लेकिन जनरली अगर कोई सोल्यूशन एक्वस है ना भाई, तो एक्वस सोल्यूशन का कोई कलर नहीं होता। ये वाला जो सोल्यूशन होगा इसका कलर क्या होगा? और क्या होगा? कलरलेस। तो जनरली एक चीज और ध्यान रखना, जो जनरली जो सोल्यूशंस होंगे ना, अगर एक्वस सोल्यूशन है, कोई भी चीज पानी में पूरी तरह घुल जा रही है, 100% सॉल्युबल है, तो उसका पर्टिकुलर कोई कलर नहीं होता। तो ये भी पूरी तरह घुलेगी पानी में, तो दिस सोल्यूशन विल बी अ कलरलेस सोल्यूशन। गेटिंग? आयोनिक कंपाउंड्स
को अगर पानी में घोलोगे तो वो जनरली पूरी तरह घुल जाएंगे। अगर आयनिक कंपाउंड पूरी तरह पानी में घुल जाएगा ना बेटा, तो उस सोल्यूशन का कोई कलर नहीं होता, इट इज अ कलरलेस सोल्यूशन। गेटिंग? अब आओ, ये अपन एक सोल्यूशन बना लिया किसका, लेड नाइट्रेट और वाटर का। अब आते हैं अपन लोग, क्या बेटा, अब आओ सेकंड टेस्ट ट्यूब में। सेकंड टेस्ट ट्यूब में, अब सेकंड टेस्ट ट्यूब में अपन लोग क्या ले रहे हैं, साथ साथ नोट करते चलो और समझते चलो। सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया बेटा, यहां पर पोटेशियम आयोडाइड। तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में अपन ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो पोटेशियम आयोडाइड होगा, इसका फॉर्मूला आप लोग बता सकते हो क्या? क्या होता है सर? के, पोटेशियम मतलब के वैलेंसी +1, आयोडाइड मतलब आई वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के आई। क्या ये आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है? आयनिक कंपाउंड, यस सर। स्टेट क्या होगी इसकी, फिजिकल स्टेट सॉलिड सॉलिड सॉलिड। वापिस अब इस आयनिक कंपाउंड के आई को मैं क्या कर रहा हूं, इस पानी में मिक्स कर रहा हूं। क्या ये के आई पानी में मिक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अपन ने क्या लिखा है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, जनरली आयनिक कंपाउंड पानी में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो के आई जो होगा इट्स वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल अगर होगा तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ पर एक, और क्या बन जाएगा यहाँ पर एक सोल्यूशन। किस किस का सोल्यूशन बनेगा सर? इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड के आई। गेटिंग? क्या इसको मैं एक्वा सोल्यूशन भी बोल सकता हूं क्या? यस सर, इट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ के आई। गेटिंग? अब अपन लोग क्या चाह रहे हैं, एक प्रोसेस, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। ये जो सोल्यूशन होगा इसका कोई कलर होगा क्या? नो सर, दिस सोल्यूशन इज ऑल्सो अ कलरलेस सोल्यूशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को बात समझने में? इन सब बातों को ध्यान रखना, इन सब बातों का यूज अपन लोग बाकी हर जगह करने वाले हैं। सोल्यूबल आर सोल्यूबल इन वाटर, हो गया। चलिए अब एक प्रोसेस अपन करने वाले हैं। प्रोसेस में क्या करने वाले हैं बेटा, इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करेंगे सर। क्या सोल्यूशन को मिक्स करना भी एक प्रोसेस होता है क्या? यस सर। इन दोनों सोल्यूशन का कलर कौन सा है? दे आर कलरलेस सोल्यूशन, दे आर कलरलेस सोल्यूशन। और जब इन दो कलरलेस सोल्यूशन को आप एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स करोगे तो एक बड़ी स्ट्रेंज चीज होने वाली है। क्या? ये जो सोल्यूशन मिक्स करने के बाद आपको ये जो सोल्यूशन होगा कौन से कलर का दिखना स्टार्ट हो जाएगा? येलो कलर। दिस सोल्यूशन बिकम्स येलो इन कलर। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर ये तो। कौन सी बात है सर ये? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बात मुझे समझाओ, तो ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या मिला, जब दो कलरलेस सोल्यूशन, कौन कौन सा सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रेट को अपने मिक्स किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर येलो कलर का सोल्यूशन मिला। अब मुझे बताओ, इस सब बात को देखकर आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करना एक प्रोसेस है कि नहीं, पहले वो बताओ। यस सर, इट्स अ प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस है तो प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, या तो ये फिजिकल होगा या फिर ये केमिकल होगा। आपको क्या लगता है, फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। क्यों सर केमिकल प्रोसेस क्यों है ये? क्योंकि सिंपल सी बात है सर, अगर कलर चेंज हुआ है तो कलर चेंज सर तभी हो सकता है जब कोई नई चीज यहां पर बनी हो। अगर नई चीज नहीं बनती तो इनको मिक्स करने के बाद ये भी क्या होना चाहिए था, कलरलेस ही होना चाहिए था। अगर सोल्यूशन का कलर ही चेंज हो गया, कलरलेस से वो येलो कलर का हो गया, तो पक्की बात है यहां पर कोई नई चीज फॉर्म हुई होगी। और जहां नई चीज फॉर्म होती है उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस। तो पक्की बात है सर, ये केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। अगर ये केमिकल प्रोसेस है तो क्या हर केमिकल प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन भी होती है क्या सर? यस सर।
अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस केमिकल प्रोसेस की क्या लिखना, केमिकल इक्वेशन। जल्दी से हम, आपकी सहयोग की मुझे फिर जरूरत पड़ने वाली है, तो आप लोगों को मेरा सहयोग करना पड़ेगा सर। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं पहले तो, मैं छोटा तो मुझे करना पड़ेगा बेटा, छोटे बिना काम चलेगा नहीं सर। ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस है, इसकी मैं केमिकल क्या लिखूंगा सर, और केमिकल क्या लिखूंगा, इसकी इक्वेशन। तो इस केमिकल प्रोसेस की अपन लोग केमिकल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। हर केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है सर, हर केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है सर, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं सर, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में, बीच में क्या लगाते हैं, एरो। ढूंढो इस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट होंगे, कौन कौन से रिएक्टेंट होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे, कौन कौन से सर, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। क्यों, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तभी तो कुछ हो रहा है, तो पक्की बात है ये दोनों बंदे जो हो यहाँ होंगे, के आई और PbNO3 का होल्टो, दे शुड बी। वाटर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वाटर तो सिंपली क्या कर रहा है, इनको घोल रहा है। वाटर जो यहां पर है उसका रिएक्शन में कोई भी रोल नहीं होगा, इट ओनली डिसॉल्विंग दीज टू कंपोनेंट्स। समझ गए, वापिस आइए। अब देखो ध्यान से, तो कितने बंदे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दो, कौन कौन से, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। अब केमिकल इक्वेशन जब लिखेंगे किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, या तो वर्ड्स की फॉर्म में इसमें, या फिर सिंबल्स में। किस में लिखना प्रेफर करेंगे अपन लोग, सिंबल्स में लिखेंगे। लेकिन कभी कभी पूछ ले एग्जाम में, नहीं आपको तो वर्ड्स में लिखना, तो वर्ड्स में लिख देंगे, क्या दिक्कत है। समझ आई, ठीक है। बताओ पहला रिएक्टेंट कौन होगा, पहला रिएक्टेंट, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बताना, PbNO3 का होल्टॉइस, स्टेट बताओ। क्या ये सॉलिड में था तब रिएक्शन हो रही है क्या, नो सर, इसको पहले पानी में घोला गया तब जाके रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन कौन से स्टेट में कर रहा है, एक्वस में। कौन से में कर रहा है सर, एक्वस में। एक्वस स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज पानी में पूरी तरीके से घुल जाए उसके स्टेट को क्या बोलेंगे, एक्वस। नहीं लिख सकते सर, लिक्विड का मतलब अकेला लिक्विड। अगर कोई चीज पानी में घुली हुई ना बेटा, उसके स्टेट को अपन हमेशा एक्वस लिखते हैं। तो क्या लेड नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में रिएक्शन कर रहा है क्या, नो सर, लेड नाइट्रेट कब रिएक्शन कर रहा है, जब लेड नाइट्रेट को अपन किस में घोल दे रहे हैं, पानी में। पानी में घुल गया उसके बाद रिएक्शन शो करेगा। तो लेड नाइट्रेट की स्टेट क्या लिखेंगे सर, स्टेट क्या लिखेंगे सर, एक्वस। तो यहां लिखा जाएगा सर AQ। दूसरा रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट KI, स्टेट क्या होगी सर, एक्वस। कि KI को आगे इसको पीछे लिख सकता हूं क्या, यस सर, इसका कुछ नहीं, इसको पहले लिखना, आप चाहो KI को पहले लिख दो, इसको बाद लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा के क्या बनाना है, प्रोडक्ट। पहले तो यहां क्या लगाऊंगा मैं सर, एरो। कौन सा रो, एरो। अब प्रोडक्ट बनाने का वही तरीका यहां पर यूज करेंगे जो अपन यूज करते आ रहे थे। देखो ध्यान से, पहले प्रोडक्ट बनाएंगे सर, बाकी सब चीजों को बाद में लिखेंगे। इधर देखो, इधर देखो, बाद में बात करेंगे। आ जाओ सर, सबसे पहले हर बंदे की क्या लिख लो, वैलेंसी। पीबी की वैलेंसी कितनी होती है सर, +2। NO3 की वैलेंसी -1। क्या मैं ये -1 दोनों NO3 के लिए लिख रहा हूँ, एक NO3 के लिए, एक के लिए। अगर दो के लिए लिखते तो -1 -2 हो जाती ना भाई। हमेशा एक बंदे के हिसाब से वैलेंसी लिखी जाएगी। कितने NO3 कितने यहाँ पर, दो। ये वैलेंसी कितने NO3 की है, एक की। नहीं समझ पाए, अरे दो NO3 है ना भाई, तो दोनों की -1 ही होगी। तो मैं केवल एक NO3 की -1 दिखा रहा हूं। गेटिंग, के की वैलेंसी बता दिया जल्दी, +1। आई की वैलेंसी -1। अब करना क्या, ये प्लस वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला प्लस वाले के साथ। प्लस वाला कौन है यहाँ पर, PB, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, आई के साथ। तो PB और आई को देखो केवल, बाकी सबको भूल जाओ। बीच में कौन कौन है सर, ये चार, दो ये बंदे, इन सबको भूल जाओ। किसको देखना, केवल PB और आई को। PB के ऊपर कितना है, 2, और आई के ऊपर कितना है, 1। आई का 1 कहा जाएगा, PB के नीचे, और PB का 2 कहा जाएगा, आई के नीचे। आई के नीचे फॉर्मूला क्या बनेगा, PB, PB। शिवन देख बेटा इधर,
फॉर्मूला क्या बनेगा, पीबी आई टू, टू जाएगा सर आई के नीचे, वन आएगा सर पीबी के नीचे, फॉर्मूला बन जाएगा पीबी आई टू, पीबी आई टू। क्या दूसरा प्रोडक्ट और भी बनेगा क्या? यस सर, कौन कौन के बीच में, के और एन। ध्यान रखना, नीचे वाला टू को छुपा लो, कोई मत, नीचे वाला वन हो, टू हो, थ्री हो, कोई मतलब नहीं है। कल किसको देखना है, प्लस को देखना, माइनस को देखना, उसके वैलेंसी को देखना है। तो आ जाओ सर, के पे वन, NO3 पर भी कितना है, वन, दोनों पे वन वन। फॉर्मूला क्या NO3 के लिखें कि के NO3 लिखें? प्लस वाले को पहले लिखा जाएगा, वो बाद में आया, पहले हमेशा प्लस वाले को पहले। के पे कितना चार्ज है, प्लस, पहले लिखेंगे। NO3 को कहाँ दिखाना है, बाद में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KNO3। क्या नीचे वाले नंबर से कोई मतलब है क्या? नो सर। तो ऐसा नहीं कि NO3 पर 2 लग रहा तो वहां भी 2 लगाऊंगा सर, नीचे वाले नंबर को भूल जाओ, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे केवल योगेश, के NO3। क्या बोलते हो, नाम बता सकते हो क्या इनका? इसका नाम बताओ, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। दूसरे वाले का नाम पोटेशियम नाइट्रेट, इट इज अ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम 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 नाइट्रेट। अब आ जाओ स्ट्रेट पर, KNO3। क्या KNO3 का आयनिक कंपाउंड है क्या? यस सर। क्यों आयनिक कंपाउंड? क्योंकि किस से बना बेटा, K प्लस और NO3 माइनस से। जो भी कोई चीज अगर आयन से बन रही है इट इज आयनिक कंपाउंड। K और NO3 के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। और हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो पानी में घुलता है, और पानी में घुलता है तो बताओ इसकी स्टेट क्या होगी, एक्वस। वेरी इंपॉर्टेंट बात। कलर क्या होगा सर इसका? अरे इसका कलर क्या होगा सर, एक्वस चीज का कलर हमेशा कलरलेस। गेटिंग, गेटिंग, चलिए फास्ट इसको। अब ये जो PbI2 होगा सर, PbI2, क्या ये भी आयनिक कंपाउंड है क्या? यस सर। लेकिन एक बात लिखी थी अपन लोगों ने कि जनरली आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते हैं, लेकिन ये जनरली में नहीं आता है शिवांश। ये वो बंदा है कि आयनिक कंपाउंड होते हुए भी पानी में पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, नहीं इसकी अलग प्रॉपर्टी है। तो ये जो PbI2 होगा ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, और ये जो PbI2 होगा ना बेटा, अगर इसको थोड़ी देर आप ऐसे रख दोगे ना कुछ टाइम के लिए, तो PbI2 पूरा कहां पे आ जाएगा, नीचे। और जब नीचे पूरी तरह आ जाएगा तो इसके स्टेट क्या लिखूंगा मैं, सॉलिड एक्वस। अरे एक्वस तो कब लिखते हैं, जब पूरी तरह घुल जाता है। ये पूरी तरह घुला है क्या सर? नो सर, स्टेट लिखी जाएगी क्या सर, सॉलिड। और ये जो येलो कलर आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, PbI2 की वजह से। इसी का कलर क्या होता है, येलो। अगर PbI2 किसी सोल्यूशन में बनेगा तो येलो होगा, ठीक से। गेटिंग, कौन, वाटर में नहीं होता, अलग अलग सब्सटेंस में होता है। बस 2 मिनट, 1 मिनट बस लास्ट। आई समझ में? नीचे एक नोट डाउन लिख लो, इससे क्या पता चला अपन को, अगर किसी भी प्रोसेस में क्या हो रहा है। अरे किसी भी प्रोसेस में कलर में चेंज आ रहा है, पहले क्या था सर कलरलेस, बाद में क्या हो गया येलो कलर, कलर चेंज आ गया, मतलब पक्की बात है इट इज अ केमिकल प्रोसेस। लिखो, इफ देर इज चेंज इन द कलर, if there is change in the color, if there is change in the color, it means it means it means it it means it is a chemical process. और ये बात अपन ने कर ली एक्टिविटी 1.2 की पूरी डिटेलिंग अपन ने बात कर चुके हैं। केमिकल इक्वेशन लिख लिया, कलर किसका आया, क्यों आया, कैसे आया, सब अपन ने यहाँ पर बात कर ली। इसको उतारिएगा, बाकी अपन लोग अगली क्लास से और भी एक्टिविटीज की बात करेंगे। ठीक है, आज की कहानी अपन यहीं खत्म करते हैं।